प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम पर मैंने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की है और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपके सम्मिलित हैं हिंदी कहानी का उद्भव विकास, कहानी के तत्व, उपन्यास का उद्भव विकास, उपन्यास के तत्व, इन सभी पर मैंने पिछली लगभग 10-12 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र को, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र को आज इस ऑनलाइन कक्षा में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके एक आधुनिक काव्य संग्रह नाम से एक पुस्तक पाठ्यक्रम में संचालित हैं और उस पुस्तक में 11 कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। किन्हीं कवियों की 2-2 कविताएं और किन्हीं कवि की 1-1 कविताएं हैं। इस तरह से ये पूरी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस पुस्तक से 10-10 अंक की 3 व्याख्याएं आपके प्रश्न पत्र में आएगी। मुख्य परीक्षा जो विश्वविद्यालय की होगी उसमें 30 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो केवल व्याख्या से संबंधित हैं। इस पाठ्य पुस्तक को हम अगली ऑनलाइन कक्षा में आरंभ करेंगे और इसी पाठ्य पुस्तक से 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। 16-16 अंकों के 3 आएंगे, यानी 48 अंकों के 3 प्रश्न और 30 अंकों की 3 व्याख्याएं। इनके अतिरिक्त आपके जो प्रश्न पत्र हैं, एक प्रश्न पत्र में 12 अंकों का एक प्रश्न आएगा, क्योंकि आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। जबकि आपने बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों को पढ़ा, तो उन्हीं से संबंधित उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको पढ़ना पड़ा। जैसे ही आप बीए द्वितीय वर्ष में आए तो आपको आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल चल रहा था और रीतिकाल से संबंधित इतिहास को आपने पढ़ा। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ और काव्य धाराएं, प्रमुख कवियों के बारे में आपने विस्तार से अध्ययन किया। और जैसे ही आप बीए पार्ट थर्ड में आप प्रमोट हो गए हैं और बीए थर्ड के जो पाठ्यक्रम है वो आपका आधुनिक काल पाठ्यक्रम में है, तो आधुनिक काल का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में लागू हैं और ये एक 12 अंकों का प्रश्न आएगा, जिसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैं थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। एक तो बनता है आपके आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ। ये प्रश्न बहुत कम आता है परीक्षा में, क्योंकि आधुनिक काल की जो विविध काव्य धाराएँ हैं उन्हीं पे ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। जैसे कि काव्य धाराओं को हम लेते हैं कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल का आरंभ होता है। 1857 की जो प्रथम स्वाधीनता की जो क्रांति होती है वहीं से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का कालखंड भारतेंदु युग के नाम से चर्चित है। दूसरा जो कालखंड, दूसरी आधुनिक काल की काव्य धारा जो आरंभ होती है वह द्वितीय युग, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ और भारतेंदु जी के महिमा मंडित व्यक्तित्व के नाम पर उनका नामकरण हुआ। इस दोनों कालखंड 2 महिमामयी व्यक्तित्वों के ही आधार पर नामकरण इनका किया गया है। तो दूसरा युग जो द्वितीय युग है वो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक चलता है। और तीसरी काव्य धारा जो आरंभ होती है वो छायावाद, वो है 1918 से लेकर 1936 तक। फिर अगली जो चौथी काव्य धारा आती है वह है प्रगतिवाद, 1936 से लेकर 1943 तक। और पांचवी जो काव्य धारा आती है वो प्रयोगवाद, 1943 से लेकर के 1954 तक। और उसके बाद में आती है नई कविता 1954 से लेकर 1960 तक। उसके बाद साठोत्तरी कविता, नवगीत, इस तरह की ये काव्य धाराएँ ये प्रचलन में हैं। तो अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, प्रयोगवाद, नई कविता के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। इस तरह के इन्हीं में से ही घूम फिर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो हमारा मुख्य फोकस जो रहेगा वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि पर रहेगा और उनके प्रमुख कवि और प्रवृत्तियों पर हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से उनको पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जो आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियां हैं इस पर प्रश्न प्राय नहीं आता है,
फिर भी हमें परिस्थितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आरंभ कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। इसी प्रश्न पत्र के यानी हिंदी साहित्य की इस प्रथम प्रश्न पत्र की पिछली जो 4-5 ऑनलाइन कक्षाएं थी, जिसमें आपको सुज्ञात होगा आपने रस के प्रमुख अवयवों के बारे में पढ़ा है। रस निष्पत्ति, यही आपके 10 अंक का एक प्रश्न होगा रस के ऊपर, जो रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति पर आधारित हैं। दोनों अथवा में आते हैं और उनमें से एक आपको करना 10 अंकों का प्रश्न होगा। निश्चित है ये दोनों अथवा में आते हैं, दोनों में से एक आपको अच्छी तरह से तैयार करना। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपने रस के बारे में भी इस प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर पढ़ा है। और अब हम आरंभ करने जा रहे हैं आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ। यहाँ मैं मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ ताकि आधुनिक काल की परिस्थितियाँ आपको पता चले और इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं के कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। देखिए, भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्वितीय युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में आरंभ हुई थी। वस्तुतः राष्ट्रीय जागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्वितीय युग में पूर्ण पल्लवित और पुष्पित होकर सामने आए हैं। भारतेंदु युगीन जो काव्य हैं वो समस्या पूर्ति, नीरस, तुकबंदियों एवं ब्रज भाषा के आकर्षण से युक्त हैं, जिससे पाठक विमुख होने लगा, पाठक ऊबने लगा और उसका स्थान हिंदी खड़ी बोली ने ले लिया। यानी भारतेंदु युग में ही हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचनाएं आरंभ होने लगी और द्वितीय युग में पूर्णतः हिंदी खड़ी बोली का व्याकरण और इस भाषा को पूर्णतः परिष्कार और इसका मानक रूप इसे दिया गया। इन युगों का नामकरण यानी भारतेंदु और द्वितीय युग के जो नामकरण हुए हैं वो गरिमामय व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया है। भारतेंदु बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे इस युग का नामकरण हुआ और द्वितीय युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। आधुनिक काल की जो परिस्थितियों की मुख्य बिंदुओं की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी 1757 ईस्वी में बंगाल में और 1857 ईस्वी में दिल्ली में, और प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में हो चुका था। नाना साहब, अजीमुल्ला, अहमद शाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी आदि महापुरुष आदि मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों और इन क्रांतिकारियों की विशेष इसमें भूमिका रही है। भारत में फिर विक्टोरिया शासन की स्थापना होती है 1858 ईस्वी में और कई सांत्वनामयी घोषणाएं अंग्रेजी शासन के द्वारा की गई और धर्म में हस्तक्षेप की नीति की घोषणाएं भी हुई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। भंग यानी बंगाल को भंग किया गया था, उसके टुकड़े हुए थे 1905 ईस्वी में और क्रांतिकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ था। अरविंद घोष जी, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव सभी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। और मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया और विश्व का पहला यानी प्रथम महायुद्ध विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी तक वो इसी कालखंड आधुनिक कालखंड में ही घटित हुआ है। जापान द्वारा रूस की पराजय, रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन यानी 1920 में भारत की बागडोर गांधी जी ने संभाली। विदेशी वस्तुओं, नौकरियों और उपाधियों का एक तरह से बहिष्कार किया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना, मुस्लिम लीग में शामिल होना, कांग्रेस व सरकार के बीच अनेक समझौते होते हैं, कई कमीशन आते हैं, पैक्ट बनते हैं, संधियाँ होती है और 1936 से 37 के बीच निर्वाचन और कांग्रेस और अन्य मंत्रिमंडलों की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 ईस्वी में हो जाता है और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र ही 1939 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की जाती है। क्रिप्स महोदय का भारत में आगमन होता है और वह भारतीयों से युद्ध में सहयोग लेने के लिए यहाँ आते हैं और संघ निर्माण करने की योजनाएं भी बनती है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, करो या मरो के नारे भी लगते हैं। असंख्य गिरफ्तारियाँ होती है और कई देशभक्त वीर सपूत कुर्बानियाँ दे चुके। और इंग्लैंड में मजदूर दल चुनाव जो हुए थे उसमें मजदूर दल का विजय होना। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। मुस्लिम लीग की गणनास्पद नीति के कारण कलकत्ता, नोआखाली, बिहार, पंजाब में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़कना।
और 15 अगस्त 1947 को आखिर में भारत को आज़ादी मिलती है। 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वीर सपूतों ने अपने परिवार की परवाह किए बिना सर्वस्व का त्याग करते हुए भारत को आज़ादी दिलाई और हम खुले आसमान में सांस लेने लगे और आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक कहलाए। तो फिर कई तरह की देसी समस्याएं भी खड़ी हुई। तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब हम चलते हैं आगे की ओर प्यारे विद्यार्थियों। धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, यानी जो धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन हुए, इन सभी का उद्देश्य था समाज सुधार एवं भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति। प्रमुख जो आंदोलन है वो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज, थियोसोफिकल, सनातन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद घोष का वेदांत दर्शन, गांधी जी का मानवतावाद आदि सब कुछ दृष्टिकोण प्रचलन में आए। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी लोकनायकों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं उभर कर आती है धर्म और समाज का सुधार को लेकर। राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुआ। प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान किया गया। वेदों के प्रति श्रद्धा और जागरण की भावना उत्पन्न की गई। शिक्षा संस्थाओं के निर्माण द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। नारी जाति के प्रति समादर की भावना, यानी आदर की भावना, उसको सम्मान देने की भावना का प्रचार प्रसार किया गया। अस्पृश्यता का निवारण, यानी भेदभाव, छुआछूत आदि के निवारण के प्रयास हुए। पुरातन रूढ़ियों का परित्याग करने के प्रति जनता को जागृत किया गया। एनी बेसेंट जैसी पूज्य विदेशी नारी ने देश की राष्ट्रीयता को जागृत किया। आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करने हेतु रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदाई की। राष्ट्रीयता व धर्म की पवित्रता पर विशेष बल दिया गया। विश्व कवि अरविंद घोष का आस्तिकतापूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें योग में कर्म और उपासना व ज्ञान का समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया गया। इनके मानवतावाद में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की भावना मौजूद है। गांधी जी का समन्वयात्मक दृष्टिकोण सामने आया। सत्य, अहिंसा, इनके अमोघ शस्त्र उभरे, जिनके द्वारा स्वतंत्रता के स्वप्न को सत्य में परिणत कर आखिर में दिखाया गया। गांधी जी ने भारतीय जनता में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता और चारित्रिक गुणों का विकास किया। भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो प्राय भारतेंदु जी राष्ट्रीयतावादी नीति को लेकर आगे बढ़े और गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी गांधीवाद से प्रभावित हुए। जयशंकर प्रसाद अरविंदवादी दर्शन से प्रभावित हुए तथा पंत जी गांधीवादी, साम्यवादी और अरविंदवादी दर्शन से प्रभावित होकर के काव्य रचनाएं लिखने लगे। अतः हिंदी पर इन सभी की छाप स्पष्ट रूप से पड़ी। इस प्रकार विदेशों से संपर्क और ईसाई धर्म के प्रचार के फलस्वरूप भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार में एक नव चेतना आई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, रूढ़ियों, जाति भेद, धार्मिक भेद, समुद्री यात्रा का निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जागीरदारी प्रथा और अंधविश्वासों का घोर विरोध इन सभी कवियों ने किया। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अछूता उदार पर बल दिया। शोषित व पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। ये थी धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर। आर्थिक परिस्थितियाँ आधुनिक काल में कैसी थी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। स्वार्थ पूर्ति हेतु उन्होंने कई तरह की सुविधाएं भारत में लागू की गई। एक और देसी उद्योग धंधों की उन्होंने स्थापना की। रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से विशाल साम्राज्य को चलाने हेतु उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और कई यातायात के साधन स्वयं की सुविधा के लिए लागू किए गए। और इन सभी के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ी, अकाल, टैक्स, दरिद्रता आदि समस्याएं सामने आई। बेरोजगारी भी इनमें प्रमुख हैं। इन सभी की प्रतिध्वनि तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से झलकती है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज, देश और परिवेश होता है, वैसी ही कविताएं उनसे प्रेरित, अनुप्राणित होकर के कवि लिखते हैं। और अंग्रेज़ों ने अपने समर्थकों को बड़ी बड़ी जागीरें दे करके किसानों पर मनमाने जुल्म ढाए। और प्रेमचंद युगीन साहित्य इसका जीता जागता उदाहरण है। यानी उत्तरी भारत के इतिहास को देखना है तो प्रेमचंद जी की कहानियों और उपन्यासों से गुजरना होगा। अंतिम बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी आधुनिक काल की। आधुनिक काल का साहित्य विषय और शैली
दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती साहित्य से भिन्न है, यानी रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल से भिन्न है। रीतिकाल का अधिकतर साहित्य राजमहलों की चकाचौंध में कैद होकर पल रहा था, जो कि अब सहर्ष आधुनिक काल का साहित्य झोंपड़ियों में आकर जनता के सुख दुख की बात कहने लगा। भारतेंदु युग आधुनिक साहित्य का प्रवेश द्वार है। द्वितीय युग में विषयगत और कलात्मक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। छायावाद में पूर्व परंपराओं की प्रतिक्रिया हुई और प्रगतिवाद में विश्व मानवतावाद का स्वर सुनने को मिलता है। साहित्य में विचार, भाव, शैली और काव्य रूपों सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन आया। नवीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्मेष से नवीन आधुनिक प्रवृत्तियों का समावेश हुआ और भारतेंदु युग नवीन और प्राचीन का एक तरह से संधि स्थल भी कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ, जिन पे प्रश्न प्राय बहुत कम आता है, फिर भी परीक्षा में आ जाए तो आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, इसे याद करें, तैयार करके आप इसको लिखें तो अच्छे अंक आपका आएंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम भारतेंदु युग से आरंभ करेंगे। हर काल जैसे भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सभी पे हम एक एक प्रश्न अच्छी तरह से मैं PDF नोट्स बना के आपको शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फिर उसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पे आपके शेयर करके लिंक प्रेषित करूँगा। तो हम अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम लेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।